बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है। इधर क्वेश्चन नंबर 9 सामने रखना सर, टाइम मिला सर? क्या एक वर्किंग्स करवा दूंगा, एक करंट टैक्स की कैलकुलेशन में कोई इशू स्टार्ट लें सर, डेप्रिसिएशंस निकलेंगे, एनी कंफ्यूजन इन करंट टैक्स? जान दें सर, WD का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सर, 10% WD का मतलब कौन सा मेथड है? करंट टैक्स की फिगर्स लिखाएगा, किस किस साल की वर्किंग करनी थी ये? 14, 15, 15, 14 का करंट टैक्स बताइए, कांडी क्या है? 14.4765 बता दो यार। 15, 14 का 13.6325। ठीक है, कोई इशू नहीं। देन एक तो था फर्नीचर, एक थी मशीनरी। फर्नीचर में मेरा ख्याल है डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा, या मशीनरी में किसी एक जगह कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, किसी एक जगह कैरिंग अमाउंट कम थी। किस किस साल की वर्किंग रिक्वायर्ड है? सॉरी, किस साल की फिगर रिक्वायर्ड है? 14, 15 सही कहा उसने, सही कहा। 13 की वर्किंग क्यों करनी पड़ी है? मुझे चंद एक फिगर्स लिखवानी है, ढूंढ के 14, 15 बेटा फॉर द ईयर निकालना, लेकिन 14 फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं है, 13 में भी बिजनेस है और 13 का क्लोजिंग नहीं है। तो 13 का क्लोजिंग निकालने के लिए जो आपके लिए ओपनिंग बनना है, आपको 13 की वर्किंग करनी पड़ी है। रेट चेंज हुआ है मेरे ख्याल जाके 2015 में, तो मुझे जरा 13 और 14 की फिगर्स लिखवा दें। 30% रेट था, 35% रेट था, लिखवाइएगा फिगर जरा। ब्रॉट डाउन 29.575 जी। इस वर्किंग में कोई कंफ्यूजन? तो सर किसी ने किया है वैसे, क्या किया है? ये देखिए महीने खराब भी मुझे लग रहा है करना, इसका दूसरी डिवाइस में पड़ेगा। ये 35% की बेस पे फिगर आई है आपकी। $29.575। देन 14 का जरा क्लोजर बता दो। 23.6425 एबिलिटी बनी है, एबिलिटी बनी है सर, इस रेट की बेस पे। तो इस साल तो बेटा फिर कोई इशू नहीं है, ड्रॉप डाउन का रेट भी और कैरी डाउन का रेट सेम है, सिंपली बैलेंस ही होना। तो डिफरेंस बताएं किधर है? कैंट्री बन रही है
Liability debit expense credit by rupees 5.9325. देख देख के बोल रहे हैं, लगता है एक एक फिगर ढूंढ ढूंढ के कहीं से बोल रहे हैं। जी सर, लास्ट ईयर में आ रहा 2015 में। तो लास्ट ईयर हमने क्लोजिंग 23.6425। अब ये किस रेट की बेस पे था, लेकिन इमीडिएट मतलब इनिशियली ये रेट एज इट इज ब्रॉट डाउन होगी, सॉरी ये फिगर एज इज ब्रॉट डाउन होगी बाय रुपीस बाय सॉरी 23.6425 at the rate of 35%. देन इनिशियली अगर रेट चेंज हो भी जाए तो आपने पहले जो डिफरेंसेस आए उनको बैलेंस शीट डेट पे जो रेट एप्लीकेबल है उसकी बेस पे अपनी लायबिलिटी फाइनल कर लेते। सही बोला सर मैंने? आपका आंसर आया होगा 14.7885। आपने हो सकता है राउंड ऑफ किया हो, तो आपने सही किया राउंड ऑफ। मैं जरा राउंडिंग ऑफ के मसाइल से बचने के लिए सब कुछ लिखता हूँ। देन अगर रेट चेंज होता है, जरा कल वाली जरा बातें एक दो जहन में लाएं। अगर रेट बदल जाए तो सबसे पहले क्या होता है, और अगर रेट बढ़ रहा हो, तो नहीं हो ये एसेट उसने बढ़ जाना, और अगर रेट कम हो रहा हो तो दोनों रिस्पेक्ट चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो उन्होंने कम हो जाना। तो हमारा रेट कितने से कितना हो रहा है, कैलकुलेटर उठा जरा, ये वाली वर्किंग जरा दोबारा रिवाइज करने में। एक मिनट, ये दिखा दे, ये तो खत्म हो गया। जल्दी नहीं, इधर बंद कर दो, नहीं इधर से बंद कर दो, नहीं इधर से क्या करना, सेटिंग हो रही थी। बंद कर दो ना इसे, ठीक है
14.4765, 13.6325, brought down to 29.575, सही, तो carry down to 23.625, 6425. Difference of 5.9325. Liability debit and expense credit. 23.6425. ये क्लोजिंग बैलेंस है 14.7885. ठीक है, 79 सही दिखा था, 30%. चलो सॉरी जी, कैलकुलेटर का रीमेजरमेंट का तरीका रिवाइज करा 23.6425 इस रेट से बना है 35% मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अमाउंट आ गई 3.775. ठीक है, जिन्होंने 3.38 लिखा ठीक है. मेन इशू ये है कि रेट बढ़ा या कम हो रहा है. क्या एंट्री बनी सर? लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट बिकॉज ऑफ रेट चेंज 3.3775. नहीं, ये समझ आ गया कि डेबिट साइड पे कब लिखना है, क्रेडिट साइड पे कब लिखना है. एंट्री बोल के लिखें लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट. बैलेंसिंग फिगर बताइएगा, वो भी मेरा ख्याल है डेबिट साइड पे आ रही है 5.4765. ये भी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है जी. यहाँ तक किसी फिगर में कोई कंफ्यूजन? डेफर्ड टैक्स की वर्किंग वगैरह में, करंट टैक्स, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस में, इतना तो होना शुरू हो गया काम. इन फिगर्स को जरा इकट्ठा करा दो मुझे डेफर्ड टैक्स की. 2014 में डेफर्ड टैक्स की फिगर आएगी 5.9325 और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है इसलिए नेट ऑफ हो जाएगी 7.7. ठीक है जी. 2015 में अब दो फिगर्स आनी है, दोनों में एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है. तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि दोनों फिगर्स ऐड हो गए 4765 प्लस कर दें जरा 8.854 से एक्सपेंस क्रेडिट ही हो रहा है. डन. तो पॉजिटिव फिगर ही है कि नेट होना इसका. तो फाइनली बड़ा आंसर आ गया 5.625. एक्सपेंसेस नेट बन गए. ये ठीक है, मैंने दोबारा ब्रैकेट लगा दिया. हमने तो क्यों लगाई?
करंट टैक्स ज्यादा है, करंट टैक्स ज्यादा है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट कम है। अब अपने ठीक है जी यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आपकी बी रिक्वायरमेंट के साथ साथ सी भी शायद होगी। बी में शायद सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करना था। एक मिनट मौका दो। सी जो है हो तो गई है, लेकिन जो जिस तरीके से उसने मांगी वो नहीं हुई। उसने कहा था आपसे मूवमेंट दिखाएं, तो आसान सी चीज ये है कि लेजर बना हुआ है, तो था 14 का लेजर देखा। अगर मूवमेंट दिखानी है एग्जामिनर को तो मेरी सजेशन यही है कि स्टेटमेंट डायरेक्टली ना बनाए, लेजर में जरा आसानी रहती है डेबिट क्रेडिट देखने में, और अगर मूवमेंट लिखनी हो तो सिर्फ इस तरह से लिखेंगे। मैं जरा फर्स्ट ईयर लिखने की बजाय सेकंड ईयर इसलिए लिख देता हूँ कि उसमें जरा रेट चेंज भी है। फर्स्ट ईयर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नहीं पहले मैं जरा वो सिर्फ बोल देता हूँ, ये लिख देता हूँ। एक्सपेंस फॉर द ईयर के सामने फिगर ब्रैकेट में आ जाएगी, लेस क्यों होगी, लायबिलिटी कम हो रही है। अगर एक्सपेंस की फिगर उसमें ऐड हो रही होती लायबिलिटी में तो पॉजिटिव फिगर आ जाती। तो ओपनिंग कितना लिखते हैं आप, 29.575 लेस डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। मैं सेकंड ईयर लिख देता हूँ, उसमें रेट चेंज भी है, बताएं कैसे लिखूं। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो लेजर देख के अपने एक स्टेटमेंट सॉर्ट बना देनी है इफ इट इज रिक्वायर्ड। 23.6425 effect of rate change, effect of rate change लायबिलिटी के एंगल से सोचना आपने। 3.3775 लायबिलिटी कम हो रही है तो इसके एक ब्रैकेट सॉर्ट ऑफ लगेगी। फिर फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये भी अब लायबिलिटी कम हो रही है तो लेस कर देंगे। और फाइनली फिर सीडी बैलेंस आ जाएगा आपके पास 14.7885। ये लिख लें कहीं तरह, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये डेफिनेटली अगर आप चाहे कंपैरेटिव बना सकते हैं 15 14 लिख के। जी नोट हो गया। मैं सारी डी रिक्वायरमेंट देखा, देख तो नहीं रहा कोई। चाहे जो डी रिक्वायरमेंट थी वो हमने इस तरह से कंपाइल करना था वो कर दिया मैंने, ठीक है, टेक्स्ट के साथ। ठीक हो गया। अब मैंने आपको लास्ट रिक्वायरमेंट कहा था कि वो मेरे साथ कीजिएगा, तो काइंडली जरा उस पर फुल कंसंट्रेट कीजिएगा मेरे साथ, ये बात भी जरा खत्म करें बिफोर के मैं बल्कि पढ़ लें पहले। ई रिक्वायरमेंट है क्या इसका, तो इतना पता है क्या, ये एक रिकंसिलिएशन बनानी है तो इसका जरा हॉबिट निकालें एक मिनट। वो शाकिर का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया रिकंसिलिएशन और बन गया, अब हो गया था फाइनल। चलिए इसके बाद अगर कोई मसला तो मुझे याद करवा दीजिएगा। आप फिलहाल जरा हॉबिट में जाए। हॉबिट की जो रिकंसिलिएशन बनाई थी हमने उससे ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस के नाम से, शायद पेज नंबर ना पूछ लीजिएगा आपके रजिस्टर में। जरा ऐसा ऐसा पढ़ दें जरा, रूल ऑफ टैक्स है क्या, रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस क्या है। इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय, बेटा रजिस्टर में है, रजिस्टर में है, खुदा के लिए रजिस्टर आपके हाथ में है। रजिस्टर इज नॉट अनदर नेम ऑफ बुक यार, क्या होगी। If accounting profits are multiplied by tax rate,
देन जो अमाउंट आएगी, रिजल्टिंग अमाउंट आएगी, वो सम ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के बराबर होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होगा अगर परमानेंट डिफरेंस ना हो या इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ना हो। तो परमानेंट डिफरेंस अगर हो तो उनकी एडजस्टमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आइडिया हो गया है। आज वाले इस क्वेश्चन में 2015 में जरा रेट चेंज भी है, तो रेट चेंज को कैसे रिकंसिलिएशन में कंसिडर करना है, आइए मेरे साथ वर्किंग शुरू करें। हेडिंग बना दें रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। ज्यादा फोकस पहले रखिएगा समझने पे, फिगर्स तो 4-5 ही फॉर बोथ ईयर्स रिक्वायर्ड। ऊपर से स्टार्टिंग लाइन में सब कुछ लिखा हुआ फॉर बोथ ईयर्स। कौन से ईयर्स? 14-15। पहले का देख लें थोड़ा सा, चीजें ढूंढते जरा मुझे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट कितना? 40-30। देन टैक्स रेट। अब इनिशियली जो टैक्स रेट जिस साल में है वो आपने लिख देना। तो व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ 2015 14? उठा लें कैलकुलेटर। ये ठीक है, एक्सपेक्टेड टैक्स आ रहा है 12 and 10.5 एक्सपेक्टेड टैक्स। ओके जी प्लीज। अगर अपने पास अपने नोट डी बनाया होगा, वैसे मैंने कोशिश की है थोड़ी सी ऊपर से फिगर्स नजर आ जाए आपको। नोट डी में जाए जरा। ये फिगर्स जो आई हैं ये कहाँ होनी चाहिए थी? इसकी जगह 10.5 किसकी जगह होना चाहिए? 7.7 की जगह, और 5.6225 की जगह 12 होना चाहिए। तो असल में अब 10.5 को किससे रिकंसाइल होना है? 7.7 से। और 12 को किससे होना है? 5.625 से। तो देन रीजंस क्या हो सकती हैं सर? तो पहले तो आ जाए जरा, कोई आपके क्वेश्चन में परमानेंट डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस की जरा एग्जांपल से बोल दें यार। एग्जाम्ड इनकम्स और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ। अपने इस क्वेश्चन में कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस ढूंढ दें। एग्जाम्ड इनकम थी बाय द नेम ऑफ कैपिटल गेन। दोनों सालों में फिगर अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। टैक्स इफेक्ट लेना है हमने, उसी के रीजन है। टैक्स इफेक्ट क्यों लेना? ये तो याद नहीं सर, क्या होगा? 2015 का कैपिटल गेन कितना है? 10। किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? जो इस साल का है, जो उस साल का है जिस साल से रिलेटेड ये गेन है। ये बन जाएगा शायद 3। लेस क्यों होगा? इनकम है, मेक द थिंग सिंपल। पहले लेस पहले ऐड हुई होगी जी। 2014 में इनकम है 8, लेकिन उसको कौन सा रेट लगेगा? 2.8। असम्ड। देन नई चीज, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज 2014 में नहीं है, तो कैलकुलेटर उठाएं। फोर्टीन रिकंसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 10.5 माइनस 2.8 7.7 अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकंसाइल हो चुका है। क्यों हो गया है? सिर्फ एक परमानेंट डिफरेंस ही था, रेट चेंज था। मसला सिर्फ कहाँ रह गया? और सर जी कहाँ रह गया सर? वहां एक नई चीज बस क्या है? रेट चेंज।
अब रेट चेंज की वर्किंग करने से पहले जरा अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाया ना सब, जो मैंने अभी बनाया था, सामने रखो जरा। अब रेट चेंज को सोचना कैसे है, पता आपको सारा है, बस मैंने आपको थोड़ा सा शायद आइडिया देना है। लेजर रखो जरा सामने, इस साल में रेट चेंज का इफेक्ट है, आपने एंट्री बोलनी है यार रेट चेंज वाली। तो हमारे इस केस में लायबिलिटी डेबिट हुई है और एक्सपेंस क्रेडिट, इसका क्या मतलब है एक्सपेंस क्रेडिट? ठीक है मैडम, हमने किया ये है, जरा स्टार्ट से देखें रिकंसिलिएशन। हमने प्रॉफिट उठाया 40 और 30% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इस साल का टैक्स रेट है, और देयरफॉर हमारा एंगल से इस साल के प्रॉफिट्स पे इस टैक्स रेट की बेस पे 12 का टैक्स होना चाहिए है। लेकिन हमने कुछ पिछला टैक्स दोबारा लेते देखा, क्या ये जो फिगर है 3.377 समथिंग 8, ये पिछले साल का टैक्स इफेक्ट है। ये रिकॉर्ड इसी साल हुआ है, लेकिन ठीक किसे किया गया? नहीं, किससे ठीक है? ब्रॉड डाउन को ठीक किया, ब्रॉड डाउन ठीक हुआ। ये ब्रॉड डाउन पहले किस रेट से पिछले साल बना था कैरी डाउन, तो हमने उसका इफेक्ट करंट ईयर में लिया, ऐसे कि हमने, तो उससे क्या हुआ है, लायबिलिटी डेबिट होकर हमारा एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। ये एंट्री था 2-3 दफा बोला था, आराम आराम से, एक दफा हुई है बड़ी मुश्किल से। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सपेंस क्रेडिट पे गौर करना आपने। एक्सपेंस क्रेडिट से मुराद एक्सपेंस कम होगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि टैक्स होगा 12, लेकिन रेट चेंज की वजह से 3 पॉइंट, अमाउंट बताइएगा पहले, टोटल अमाउंट कितनी? 3.3775, 3.3775 से हमारा टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 12 होगा, लेकिन 12 में से 3.3775 बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसे एडलेस बस आपने करवाना है, ये कब ऐड हुआ करेगा और कब लेस हुआ करेगा। क्या ये एक्सपेंस कम हो रहा है? तो मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दी? एक्सपेंस कम हो रहा है, कैलकुलेटर पकड़। ये क्या हो रहा है? दोबारा एंट्री बोला था, लायबिलिटी डेबिट। अब हम क्योंकि प्रॉफिट लॉस की बात करें तो एक्सपेंस पे फोकस होना चाहिए हमारा। एक्सपेंस क्रेडिट से मुराद एक्सपेंस कम हो रहा है। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से रेट चेंज की वजह से एक्सपेंस कम हो रहा है? हमारी एक्सपेक्टेशन की फिगर क्या है? 12, वो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या रेट चेंज की वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन से टैक्स कम हो रहा है? आंसर क्या है? 5.6। क्या ये हमेशा ब्रैकेट लगा करेंगे? अगर एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो अब क्या करेंगे? मैं यहाँ एक अच्छा सा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिकंसिलिएशन बनाए और अच्छे से मेरी मुराद, चलिए देखते हैं कितना अच्छा होता है। रिकंसिलिएशन अपनी कंप्लीट करें, कोई सवाल अगर जहन में है तो जरूर मेरे सामने पेश करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर, एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है।
जी सर, कोई क्वेश्चन? इस वक्त क्लास के हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने अकेले रहना है। मेंटली तौर पे तो मैं अकेला रह गया हूँ, कुछ हजरात यहाँ फिजिकली तो है, लेकिन वो भी यही सोचे हम क्यों हैं, या फिर क्या वजह है कि आज हम हैं। बड़ी कमिटमेंट है सर आप लोगों की सीए करने की, सर यकीन मानो। एग्जाम हॉल में वैसे बंदे पूरे होते हैं? आपके हॉल में बंदे ही कम होंगे। नहीं, हमारी क्लास में बंदे कम है। जी 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आप लोगों की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन एक ऑनलाइन भाई ने वो सवाल को उठा दिया है। उठना चाहिए था सर ये सवाल। आप अपने सामने जरा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेक्ट रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। उठा दिया सर, भाई ने सवाल उठा दिया, मेंटली वापस आए सर। क्या देखने लगे आप? जो टेक्स्ट का अपनी कंपाइलेशन की वो जरा देखें गौर से। 14.444765 एंट्री बोले जरा। फला दे मायूसी का इंतहा कर दें आज। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगाई है। एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नीचे वाली तो एंट्री पर डेफर टैक्स वाली कोई एक बोल दे, जो नजर आ रहा है वो बोल दे, बस जो नजर आ रहा है वो बोल दे। एक्सपेंस क्रेडिट नजर आ रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट नजर आ रहा है का मतलब क्या है? एक्सपेंस कम हो रहा है, मैंने पॉजिटिव लिखा। रिकंसिलिएशन देखें, रिकंसिलिएशन देखें 3.377। दोबारा एंट्री बोले इसकी। एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? हिम्मत हिम्मत, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? नहीं बढ़ा नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। असल में ये मतलब एक सवाल तो उठता है, पहले सवाल उठा लें सही तरह से। तो मैंने सवाल उठाया वो उठ गया है। एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ पर करंट टैक्स बढ़ रहा है, ब्रैकेट लगाइए मैंने। बढ़ रहा है आपको ब्रैकेट लगाइए, कम हो रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगाइए। और नेट करके एक्सपेंस बढ़ रहा है, ब्रैकेट लगाइए मैंने। ऊपर ऊपर इधर ऊपर। लेकिन अब रिकंसिलिएशन देखें, क्या एंट्री बोली आप लोगों ने बार बार? एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? तो वहां मैंने कहा एक्सपेंस कम हो रहा है, देर पर ब्रैकेट लगा। यहाँ ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सपेंस कम हो रहा है तो नेट ऑफ करना। तो मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, मतलब मसला कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं। मसला क्या है? ये सभी जो हम बना रहे हैं ये है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कर लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हो तो आप ब्रैकेट लगाते हैं? सेल को ब्रैकेट लगाते हैं? वो एक्सपेंस नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही। कॉस्ट ऑफ सेल ब्रैकेट लगाते हैं, आगे आ जाए, आते रहे। ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम छोड़ दें, एडवांस सेलिंग ब्रैकेट लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं। एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैंने करंट टैक्स को ब्रैकेट क्यों लगाई है? एक्सपेंस है। और डेफर टैक्स को क्यों नहीं लगाई है? एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है। नहीं चाहे तो कर सकते हैं। और बैड डेट्स की एंट्री बने, अगर अलाउंस बढ़ रहा हो, अलाउंस क्रेडिट, तो बैड डेट्स एक्सपेंसेस में ब्रैकेट लग के प्लस होगा। लेकिन कभी अलाउंस रिवर्स भी हो रहा होता है, पिछले सालों में ज्यादा बन गए, तो अलाउंस डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट अगर आप करेंगे तो एक्सपेंसेस से फिर आप नेट ऑफ करेंगे। तो पहले ये वाली बात क्लियर कर लें। यहाँ ब्रैकेट्स की रीजन क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं। अब आ जाए रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन बनाते हुए जरा तरतीब से चलें। जरा प्रॉफिट लिखा मैंने, रेट आया और एक्सपेक्टेड टैक्स आ गया। क्या ये जो एक्सपेक्टेड टैक्स आया ये हमारा एक्सपेंस है? एक्सपेंसेस है, तो मैंने इसे ब्रैकेट क्यों लगाई?
तो अगर मैं इसे एक्सपेंस के तौर पे यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो फिर नीचे वाली भी लगी रहूंगी, हटा दूंगी। मतलब ऊपर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझ के, बल्कि पहले ये क्लियर करें ये कंसिडरेशन बनी कहाँ हुई है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वर्किंग नहीं, नोट्स में, हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। तो ऐसा ये प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं है। हाँ अगर ऊपर ब्रैकेट लग जाती किसे, अगर हम एक्सपेंस को ब्रैकेट लगा देते, एक्सपेंस को कह देते हाँ जी बढ़ रहा है तो ब्रैकेट लग गई, तो डेफिनेटली फिर एक्सपेंस क्रेडिट होने से मुराद क्या होना था कि एक्सपेंस कम हो रहा। मेरी सजेशन ये है कि ऐसे ही ऊपर ब्रैकेट ना लगा, सिर्फ क्या जहन में रखना है कि हम ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बना ही नहीं रहे, हम ये रिकंसिलिएशन कहाँ बना रहे हैं, नोट्स में बना रहे हैं। और नोट्स में अगर बना रहे हैं तो ऊपर एक्सपेंस अब है और नीचे बस क्या सोचना है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, 3.3775 दोबारा सोचना, एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पॉजिटिव ही रहेगा और कहाँ नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सोचा रखें। एक्सपेंस कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ब्रैकेट्स हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में वहां लगाते हैं जहां हमें चीजें पसंद ना हो। ये जरा ठंडे दिल से सोचेगा, अभी सेल को आपने ब्रैकेट लगाई क्यों नहीं लगाई, कॉस्ट ऑफ सेल को क्यों लगाते हैं। अच्छा अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ जाए तो प्रॉफिट को अपने ब्रैकेट नहीं लगाई, अदर इनकम को कभी नहीं लगाई, खर्चों को लगाई। लेकिन खर्चों को कब लगाई, जब खर्चे बढ़ रहे हैं, नीचे एंड में आ रहे हैं, प्रॉफिट को लगाई ब्रैकेट। लेकिन अगर लॉस आ जाए तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं हम, लेकिन ये नोट्स का पार्ट है तो डेफिनेटली इसे 12 को ब्रैकेट लगा के नीचे वर्किंग की जा सकती है अगर हम चाहें, लेकिन ऐसा आई थिंक कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ कैसे सोचना, एक दफा दोबारा में ऐसा सोचना, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ डेबिट टैक्स एक्सपेंस अगर कम हो रहा था, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट क्या ज़हन में आएगा, कम हो रहा है, नहीं एक्सपेंस क्रेडिट कम हो रहा है, और कम हो रहा का मतलब कम हो रहा। अब क्लियर है प्लीज, तो इस चीज को भी आप कंफ्यूज काइंडली नहीं करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि यहाँ क्यों वहां क्यों, तो एक जैसी कुछ सिमेट्री रख के कोई रट्टा लगाने की मेरे ख्याल की जरूरत नहीं है। हम शायद सोचने की पोजीशन में है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, असल में ऊपर लिखा हुआ एक्सपेक्टेड टैक्स और फिर नीचे हम क्या लिख रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड टैक्स किन वजूहात की वजह से कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एनी अदर फाइनली कंफ्यूजन, आ गया बेटा। एक सवाल है बेटा, ना करें खुदा के लिए, ये तो ना करें, ये तो रिकंसाइल ही नहीं हुआ। और बेटा ये किससे रिकंसाइल होना था, खुदा का नाम नहीं बेटा, और बेटा इन फिगर्स के साथ रिकंसाइल होना। बल्कि चलिए अब बात होगी तो एक और एंगल्स देखें, ऊपर तो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ऊपर ब्रैकेट्स है नीचे बगैर ब्रैकेट्स, ये कैसे रिकंसाइल होगी। मेरा ख्याल है एक दफा करके देख लें, जरा एक दफा तसल्ली से करके देख लें कि ब्रैकेट्स आ जाती है नीचे भी या नहीं, रहने दे मेरा ख्याल। ये बेटा और कैसे बेटा इसे रिकंसाइल करें, क्योंकि बेटा वो इनकम है, इसलिए लेस किया क्योंकि इनकम रिवर्स हो रही है, इनकम है इसलिए रिवर्स हो रही है। इनकम है और अगर इनकम कैंसिल करनी है तो पहले प्रॉफिट में ऐड होती है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए लेस कर रहे हैं। ये अब कोई और मसला तो नहीं रहेगा प्लीज। इसने रिकंसाइल होना किस चीज से था, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। चलिए मेरा ख्याल चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मैं से इसको इंशाल्लाह सोच के किसी दिन करेंगे दोबारा। पेज नंबर 90 नहीं करना, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 8 कहां तक पहुंचा है, क्वेश्चन नंबर 8 है किताब में, गुम हो गया मुझे लग रहा।
सॉरी, पहले सबसे पहले शाकिर बता दें यार जरा। शाकिर फाइनल है, उसकी को फर्दर बहस की जरूरत है। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से जल्दी से इस तरह करें, कैंडी जरा बुक मेरा ख्याल बंद करें थोड़ी देर, कुछ जुबानी सोचें जरा, लिख के जरा एक हेडिंग लिखें, डेफिनेट्स। जी मैडम, मैंने रिजल्ट के बारे में क्या कहना, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। रिजल्ट के बारे में मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है। रिजल्ट आप नहीं बताना मुझे किस दिन है, नंबर 1 तो, और सेकंड ये अल्लाह करे आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, मेरी तो यही दुआ है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे हमेशा। जी सर जी, डेफर्ड टैक्स की हेडिंग लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरी कुछ डिस्कशंस रहती हैं, लेकिन मैं शाकिर के बारे में इंटरेस्टेड हूँ। शाकिर में तो नहीं मसला, शाकिर है कौन? पॉइंट नंबर 1 सर, डेफर्ड टैक्स, फुल कंसंट्रेट। एक नई चीज आ रही बीच में। डेफर्ड टैक्स क्या चीज है? इट इज द टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ, बस कर दें, it is the taxation effect of temporary differences. डेफर्ड टैक्स जो है ये टेम्पररी डिफरेंसेस का टैक्स इफेक्ट है। देयर आर हाउ मेनी डिफरेंसेस? कौन कौन से? इनिशियली कौन कौन से? परमानेंट एंड टेम्परेरी। डेफर्ड टैक्स सिर्फ किन डिफरेंसेस पे? टेम्परेरी। हाँ, फिर टेम्परेरी कौन कौन से हो सकते हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। लेकिन क्या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एज इट इज ही डेफर्ड टैक्स है? मैंने एक बीच में एक वर्ड लिखा था, टैक्सेशन इफेक्ट। इट सिंपली मींस कि डिफरेंसेस को फिर जब रेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय रेट। टैक्सेशन इफेक्ट मींस मल्टीप्लाइड बाय रेट। अगर टेम्परेरी डिफरेंसेस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाए फिर डेफर्ड टैक्स बनता है। तो टैक्सेशन इफेक्ट सिंपली मींस मल्टीप्लाइड बाय रेट। क्या चीज मल्टीप्लाइड बाय रेट? डिफरेंसेस मल्टीप्लाइड बाय रेट। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा डेफर्ड टैक्स बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस को रेट से मल्टीप्लाई करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। तो ये टैक्सेशन इफेक्ट से परेशान तो नहीं होंगे? किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? टेम्परेरी डिफरेंसेस को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। हाँ, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस से अगर रेट मल्टीप्लाई होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, अदरवाइज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये तो बात होपफुली आपके लिए कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं। लेकिन पॉइंट नंबर 2, डेफर्ड टैक्स सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे नहीं है। इकट्ठे सर, टेम्परेरी डिफरेंस तक पहुंचने का तरीका क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी एंड टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। और कौन सा ही डिफरेंस आने देंगे आप? टेम्परेरी आने देंगे। तो ये तरीका है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस लेना, तो आप टेम्परेरी डिफरेंसेस तक आ सकते हो। लेकिन डेफर्ड टैक्स सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे नहीं है, डेफर्ड टैक्स एक और चीज पे भी है। नेक्स्ट लाइन लिखें, इट इज टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ, एंड बल्कि शायद कहीं होना चाहिए 1 के बाद, ऊपर जहां लिखा था 1, एंड इट इज टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ। टैक्सेशन इफेक्ट से मुराद अनयूज्ड, या अनयूज्ड से पहले एक वर्ड होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस।
अगर अनयूज टैक्स लॉसेस जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड होना उनसे रेट मल्टीप्लाई किया जाए तब भी डेफर्ड टैक्स सामने आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, टैक्स लॉसेस। अनयूज्ड कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस क्या चीज है, इसको समझने के लिए पहले आ जाए टैक्स लॉसेस क्या चीज है। यहां तक जो मैंने कहा है उसका सिंपली मीनिंग ये है कि डेफर्ड टैक्स दो चीजों पे है। कौन कौन सी? टेम्परेरी डिफरेंसेस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और कौन सी चीज है जिसपे डेफर्ड टैक्स बन जाता है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। अब कैसे बनता है, ये क्या चीज है? आए कुछ बातें होपफुली आपके जहन में शायद आई हों, लेकिन सही तरह क्या आना चाहिए वो तो आप बात सुनो। टैक्स लॉसेस हेडिंग लिखी, वो सारी लिख ली है सर। टैक्स लॉस क्या चीज है? अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना, शुरू करें कहां से शुरू होती है? सेल्स बढ़ते जाए, चलते प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां आता है, अगर वहां नेगेटिव फिगर आ जाए तो वो है अकाउंटिंग लॉस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या चीज है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फिगर आ जाए, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम्स कम हो, तो वो तो है अकाउंटिंग लॉस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? टैक्स लॉस। टैक्स लॉस कहां आता है? नहीं, एक मिनट, करंट टैक्स की वर्किंग किसी के जहन में है? टैक्सेबल प्रॉफिट कहां आते हैं? करंट टैक्स की वर्किंग। करंट टैक्स की वर्किंग कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप एड लेस शुरू हो जाते हैं। एड लेस, एड लेस, एड लेस, एड लेस, एड लेस, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अगर इस एड लेस के रिजल्ट में एक पॉजिटिव फिगर आ जाए एंड में, तो वो तो है टैक्सेबल प्रॉफिट। आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स निकाल लो। लेकिन अगर इस एड लेस से, इस एड लेस से, एड लेस से कहीं कहीं एड, कहीं कहीं लेस से नेगेटिव फिगर एंड में आ जाए, तो फिर ये फिगर कहलाती है टैक्स लॉस। तो अकाउंटिंग लॉस किस जगह होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह अगर नेगेटिव फिगर है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने का नेगेटिव फिगर है, तो फिर इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बोलेंगे, लॉस बिफोर टैक्स बोलेंगे। और लॉस बिफोर टैक्स मींस अकाउंटिंग लॉस। टैक्सेबल लॉस कहां से निकलेगा? करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं आप, अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग लॉस से स्टार्ट करेंगे, एड लेस, एड लेस, एड लेस करते 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 अगर एंड में नेगेटिव फिगर आ गई, तो वो फिगर फिर कहलाएगी टैक्स लॉस। बना ले छोटा सा। तो मैं कभी अगर वर्ड यूज करूं टैक्स लॉस, तो आपके जहन में क्या चीज आएगी? कि करंट टैक्स की वर्किंग हो रही थी और टैक्सेबल प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर आने की बजाय एक नेगेटिव फिगर आ गई। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलें सर आगे। देन सपोज लेट्स अज्यूम आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे थे 30 जून 2020 की। कहां से शुरू की होगी आपने वर्किंग? और सर ये बता ही दें, 1 जुलाई से शुरू की होगी। 1 जुलाई 2019 से शुरू की होगी। बेटा इख्तलाफात हम कहीं साइड पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 जुलाई 20 से शुरू की होनी। क्या अगर मैं ये बात करंट टैक्स की वर्किंग कहां से शुरू की होगी 500 दफा भी पूछूं, तो ये गरीब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होनी है। अच्छा, क्या अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लॉस बिफोर टैक्स आ जाए, तो फिर ये वर्किंग वहां से शुरू होगी? तो स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया होगा, एडलेस करते करते सपोज एंड में टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट की जगह टैक्सेबल लॉस इसलिए आ गया क्योंकि 5 लाख सपोज एक नेगेटिव फिगर आ गया। बनाए किस फिगर का नाम मैंने बदल के क्या लिख दिया?
मुझे क्या पता ये टैक्सेबल लॉस है। नेगेटिव फिगर अगर है तो टैक्स लॉस है, और अगर पॉजिटिव फिगर है तो टैक्सेबल प्रॉफिट। अब फर्ज करें 30% टैक्स रेट है, तो करंट टैक्स बता। अगर टैक्स लॉस है और रेट 30% है तो करंट टैक्स बताएं। नील लिखे सामने। करंट टैक्स कब होगा? बल्कि करंट टैक्स की डेफिनेशन ढूंढने जल्दी अपने रजिस्टर में पहले से पता। करंट टैक्स होता क्या? टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन द फिगर जो नजर आ जाए। टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। तो अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं है तो करंट टैक्स जीरो। करंट टैक्स किस टैक्स को कहते हैं? टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, और टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है, ये तो टैक्स लॉस है। तो रेट चाहे 30% हो या 50% हो, करंट टैक्स की अमाउंट जीरो। एंट्री बोले करंट टैक्स की अमाउंट जीरो। भाई क्या हो रहा है? दाखिली है, एंट्री किस चीज की करनी है? खाली एंट्री, अमाउंट होगी तो एंट्री। इतनी मोहब्बत है अकाउंटिंग से। यहां मैं एक अच्छा सा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने ये कहा है कि अगर टैक्स लॉस होगा तो टैक्स रेट कुछ भी हो, करंट टैक्स जीरो। या फिर और यार इतना अच्छा सवाल एक्सपेक्ट नहीं करूँ, मैंने खुद बताना है। खुदा का नाम है यार, ये सवाल है। शुक्र प्रायोरिटी टैक्स नहीं बोल दिया आपने, वो भी रहता है। मैंने ये बात इस वक्त ये सवाल वाली बात इसलिए की है कि अगर किसी के जहन में कोई टैक्स आए तो वहां एक मिनिमम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है। लॉस अगर हो जाए तो मिनिमम टैक्स होता है, लेकिन वो मिनिमम टैक्स टर्नओवर की बेस पे, वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे स्टोरी नहीं है। तो उसको जहन से इसलिए निकालना है क्योंकि करंट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो मिनिमम टैक्स की स्टोरी अपनी है। वो फिर भी लॉ कहता है अगर लॉस भी हो जाए तो फिर भी वो टर्नओवर का सम परसेंट वो देने हैं। तो उसका हमने यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, वो टर्नओवर की बेस पर टैक्स है व्हिच इज नॉट अ करंट टैक्स। तो व्हाट विल बी द करंट टैक्स अगर टैक्स लॉस हो जाए? जीरो। डन सर? एनी कंफ्यूजन? चलो आगे। देन सर आप जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ जहन में लाना जरा। करंट टैक्स तो जीरो हो गया, लॉस आ गया। फिर हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में टैक्स लॉस आ जाए तो वो टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से अप टू नेक्स्ट 6 इयर्स एडजस्ट होके फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स का अपना टैक्स देना। इस साल ये लॉस आ गया, लेकिन अब ये लॉस नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने अर्से तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 6 इयर्स तक। और नेक्स्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट से फिर नेट ऑफ करके फिर आपने फ्यूचर का टैक्स देना होता है। तो ये मैंने सेंटेंस बोला, एक छोटा सा लिखा जरा। एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, as per income tax ordinance, tax loss can be carried forward for next 6 years. Tax loss can be carried forward for next 6 years. और ब्रैकेट में शायद लिखना फिर क्या होगा, and can be set off against taxable profits of those years. And can be carried forward and can be set off against, set off का मतलब फिर नेट
against taxable profit of those years. नेक्स्ट 6 years जरा एक दफा गिन लें, हम 2020 के एंड में 21, 22, 23, 24, 25, 26, और अगर ये 5 लाख सेट ऑफ ना हो सका फिर ये खत्म हो, जो भी कहना है डेड करना, चलो फिर उसके बाद ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। सपोज अगर 4 लाख सेट ऑफ हो गए, 1 लाख बच गया 26 के बाद भी, तो फिर आप उसे 27 में फर्दर एडजस्ट नहीं कर सकते। कब तक एडजस्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट 6 ईयर। देन मैं अभी सिर्फ करंट टैक्स की गेम जारी रख रहा हूं, तो ये मेरी बात समझने के लिए जरा नेक्स्ट ईयर में लेट्स से आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे थे, अभी मैंने डेफर्ड टैक्स की कोई बात नहीं की, तो कंफ्यूज ना करें, सिंपली किसकी बहस करता जा रहा हूं मैं, एक और साल पूरा करें, नेक्स्ट ईयर आ गया 30 जून 2021, शुरू करें। बात बिल्कुल सिंपल सी है, आपने ही बतानी है सारी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा सर? किस साल का? 21 का, 21 30 जून 21 को। When once again आपने एडलेस किया, एडलेस किया, एडलेस किया, अब इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, काइंडली में साथ साथ रहिए। लेट्स अज्यूम इस एडलेस के रिजल्ट में 2021 में टैक्सेबल प्रॉफिट 7 लाख आ गया। क्या ये भी हो सकता था कि इस साल फिर लॉस आ रहा है? क्या ये भी हो सकता था कि इस साल टैक्सेबल प्रॉफिट 5 लाख से कम आ जाए? क्या ये भी हो सकता था बराबर आ जाए? सब कुछ हो सकता था। पहला सिनेरियो 7 लाख। सपोज रेट है 30%, तो 7 लाख से जरब दे दें 30%। अगर पिछले सालों में टैक्स लॉस ना आया होता, कैलकुलेटर उठाएं, तो 7 लाख इंटू 30%, गेम ऑन हो गई है सर। 7 लाख इंटू 30%, 2,10,000 का करंट टैक्स हो जाता। ऐसे ही सर, लेकिन क्या पिछले साल टैक्स लॉस है? हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सही है मेरा लफ्ज, कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड ही ठीक है, सुना मैंने लफ्ज। अगले सालों में आ जाएगा सर, पिछले साल से अगले साल में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, बिफोर एनी वर्किंग ऑफ करंट टैक्स, लेस कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस। कितनी फिगर सामने आ गई? 5 लाख। क्या सारा का सारा सेटअप हो सकता है? अब नेट टैक्सेबल प्रॉफिट क्या रह गए? 2 लाख। तो अपने टैक्स कितने पे देना था? कितने पे देना पड़ना था? कितने पे देना पड़ रहा है? क्या लॉसेस अच्छे होते हैं? क्या टैक्स लॉसेस अच्छे होते हैं? क्या टैक्स लॉसेस अच्छे होते हैं? मल्टीप्लाई 30% सर, अब 7 लाख का मल्टीप्लाई में 30%, कितना टैक्स बना? अच्छा भला कितना टैक्स बन जाना था और कितना बना है? क्या टैक्स लॉसेस ने टैक्स सेविंग कर दी है? कितना टैक्स सेव हो गया? 1.5 लाख रुपए टैक्स सेव हो गया। 1.5 लाख कैसे आ गया? 210 कैसे आया? मैं तो वर्किंग की नहीं, अभी तक की नहीं। मैंने 7 लाख, जरा मैंने जुबानी बोलने की कोशिश की थी, मेरी वर्किंग हुई नहीं। 2,10,000 मेरा बन जाना टैक्स, 2,10,000 बन गया है 60,000। कितने लॉस ने कितना टैक्स सेव किया? 5 लाख के लॉस ने 5 लाख टैक्स सेव नहीं किया। 5 लाख ने भी शायद 30% टैक्स सेव किया। एक का 5 लाख को 30% कर दो, तो 5 लाख टैक्स सेविंग नहीं है, लॉस टैक्स सेविंग नहीं है, लॉस मल्टीप्लाइड बाय रेट फिर टैक्स सेविंग है। तो किस साल कितना टैक्स सेव हो गया? 21 में 1.5 लाख टैक्स सेव हो गया। समझ आती है बात? देन यहां तक बड़ा बात हो गई करंट टैक्स। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बाकी सिनेरियोज बनाते हैं ऊपर में, अगर नोट करना तो करना।
लिख लिया सर, क्या लिखी जा रहा है? डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड टैक्स हमेशा बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट अप्रोच, क्लोजिंग पहले, ओपनिंग से कंपेयर होके फॉर द ईयर। तो एक डेट लिखें, एज ऑन 30th जून 2020। डेफिनेटली इस 2020 के ऊपर वर्किंग किस साल के करंट टैक्स की हुई है? 2021। मैं जरा वापस चला गया हूं जिस साल टैक्स लॉस आया था। इस दिन कितना टैक्स लॉस था? 5 लाख। दोबारा कहेंगे अपने सामने रख ले 2020 में चला जाए, टैक्स लॉस आया था 5 लाख, करंट टैक्स कितना हो गया? 0। लेकिन अब आप 30th जून 2020 के एंड पे खड़े हैं और सोच ये रहे हैं कि ये जो लॉस आ गया इसकी वजह से करंट टैक्स 0 हो गया, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके ज़हन में आ रहा है और लॉ में लिखा हुआ है कि ये जो लॉस है ये नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और टैक्सेबल प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। ये किस दिन आप सोच रहे हैं? 30 जून 2020। क्या ये बात आपको 30 जून 2020 में भी पता है या 2021 में पता चली है? 2021 में तो एक्चुअली सेट ऑफ हो गया, लेकिन 2020 के एंड पे जब लॉस आया था तो हमें पता लॉ में लिखा हुआ है कि लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो अब इस लॉस को गौर से देखें, किस दिन खड़े हैं आप? 30 जून 2020 पे आप खड़े हैं और लॉस गौर से देखें। क्या ये लॉस फ्यूचर में टैक्स सेविंग कर देगा? आपको किस वक्त ये पता है? 2021 में पता चला? इस वक्त उसने एक्चुअली कर दिया है, लेकिन अगर लॉ में लिखा हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड होके सेटअप हो सकता है तो 2020 के एंड पे आपको पता है कि इस लॉस ने, कितने लॉस ने कैलकुलेटर उठाए, टैक्स रेट अगर 30% है तो 1.5 लाख टैक्स सेव कर देना है। मैं 2020 के एंड पे खड़े होके फ्यूचर की बात कर रहा हूं या करंट ईयर की बात कर रहा हूं? करंट टैक्स 0 हो गया, तो 2020 के एंड पे खड़े होके अब लॉस आ गया है, रेट का हमें पता है, ऑफ कोर्स रेट बदल जाए तो वो भी हमें पता है, बाद में क्या करेंगे वो बाद में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो अगर 5 लाख टैक्स लॉस है और 30% रेट है तो हमें पता है कि इस 5 लाख के लॉस ने 1.5 लाख की टैक्स सेविंग कर देनी। तो आपको पता है अगर फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो तो इट रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स। तो क्या ये लॉस फ्यूचर में 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेव कर देगा? तो क्या अगर टैक्स सेविंग फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए किस दिन? 30 जून 2020। क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए? तो लॉस के अगेंस्ट अगर आपने डेफर्ड टैक्स बनाना है तो आप क्या करेंगे? टैक्स लॉस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट is equal to 150,000. And what is the name of this 150,000? Deferred tax asset. Why it is deferred tax asset? It results into future tax saving. Loss is asset या लॉस का टैक्सेशन इफेक्ट इज एसेट? इससे पहले कि आप लिखने की कोशिश करें तो एक बात और सोचना जरा, या एक या दो, क्या इस टैक्स लॉस पे कभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बन सकती है? क्या टैक्स लॉस ने हमेशा टैक्स सेव ही करना है? तो इस पे हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट बने, नंबर एक। दूसरी चीज जो कंफ्यूज करेगी आपको बाद में, तो बेहतर अभी हम बात करना, इस लॉस की कैरिंग अमाउंट बताएं। इस टैक्स लॉस की कैरिंग अमाउंट बताएं। ये लॉस कोई एसेट है लायबिलिटी है? वो एसेट है, वो बात की बात है। ये लॉस एसेट है लायबिलिटी? टैक्स बेस बताएं। तो ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है ये किसी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस से नहीं बन रहा। वापिस पीछे जाएं जो मैंने स्टोरी यहां से शुरू की थी। डेफर्ड टैक्स नंबर एक किस पे बनता है? नंबर एक किस पे बनता है? टेम्परेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंसेस कैसे आते हैं?
वो आते हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस से। मैं इस वक्त कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ? नंबर टू डेफर्ड टैक्स कैसे बनता है? टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टैक्स लॉसेस। बाकी मैं वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड, अनयूज, क्या वर्ड है अभी आ गई शायद बात, वो बात कर लेते हैं। देखिए ये सेकंड पॉइंट की बात हो रही, जिसमें किसी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस की बात नहीं हो रही, किसी टेम्परेरी डिफरेंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स लॉस से रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा बनता है। ये हमने किसी कैरिंग अमाउंट को नहीं सोचना, किसी टैक्स बेस को नहीं सोचना, सिर्फ क्या सोचना है, कितना लॉस है जिसने फ्यूचर में टैक्स सेव कर देना। दोबारा देखें 5 लाख, क्या ये टैक्स लॉस आ गया है? क्या इसकी वजह से फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो सकती है? ऑफ कोर्स एक एबनॉर्मल सिचुएशन भी सोच लेते हैं, शायद किसी के ज़हन में ना आ गई हो। ये कितने साल तक एडजस्ट हो सकता है? अगर फर्ज करें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 सालों में प्रॉफिट होना ही नहीं, फिर बताएं कि एसेट बनना चाहिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं होना तो टैक्स इसने एडजस्ट ही नहीं होना, और एडजस्ट ही नहीं होना तो टैक्स सेव ही नहीं होना। तो वो ठीक है, नहीं बनना चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट, लेकिन आई होप कि इतनी एक्सट्रीम बात तभी सोची जाएगी अगर एग्जामिनर कुछ इंडिकेशन दे, वरना शायद क्या नॉर्मल जहन में रखेंगे कि अगले साल नहीं तो इंशाल्लाह उससे अगले साल। कितनी लिमिट है? तो बाय डिफॉल्ट हम अपने जहन में रखेंगे कि इंशाल्लाह किसी ना किसी साल में तो ये एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वो कहे कि नहीं होगा तो इट इज यूजलेस टू से कि ये एसेट है, फिर इसका कोई फायदा नहीं होना और इस पर कोई रेट नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई एसेट नहीं है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन अगर लॉस आ जाए तो व्हाट इज द टाइम लिमिट? 6 इयर्स की लिमिट है। वी नॉर्मली अज्यूम कि इंशाल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से एडजस्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह में टैक्स सेविंग हो जाएगी। ठीक है सर, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो? आखिरी चीज जो सही ज़हन में रखनी है, ये डेफर्ड टैक्स किसी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस की वजह से नहीं है। ये डेफर्ड टैक्स कैसे आया है? लॉस इनटू टैक्स रेट। अब आए जरा जो दो वर्ड्स वो हैं थोड़ा सा हजम कर लें, बाकी तो डेफिनेटली भी आगे जाकर बात करता हूँ। वहां मैंने और वर्ड्स क्या लगाए थे? अनयूज्ड पे 1 मिनट रुके, बल्कि कैरी फॉरवर्ड पे चले रुके। क्या इसने अभी अगले सालों में जाना? तो वो कैरी फॉरवर्ड है। अनयूज से मुराद ये है क्या ये एडजस्ट हो गया है या भी होना है? यूज्ड से मुराद क्या है? ये 2021 में जाए, जरा 2021 में जाए जो करंट टैक्स की वर्किंग हुई है, क्या 2021 में ये यूज हो गया है? तो क्या वहां भी एसेट रह गया है? तो उस पर आ जाता हूं मैं दोबारा। तो अनयूज से मुराद जिसने अभी फ्यूचर में एडजस्ट होना है, मीन्स अभी लॉस मौजूद है जिसने सेटअप होना है। लेकिन अगर वो सेटअप हो गया है तो फिर वो यूज्ड लॉस है, और यूज्ड लॉस पे एसेट नहीं होगा, वो शायद एसेट खत्म हो जाएगा। तो उस पे आते हैं बाद में। अब कैरी फॉरवर्ड समझ आ गया? क्या मतलब? अगले सालों में जाना है। और अनयूज से मुराद अभी एडजस्ट हुआ नहीं, अनयूज है। अब यहां तक लिखा है, बाकी मेरे ख्याल बात फिर आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? साथ वाले को बता तो देंगे, मैं उसे देख रहा हूँ वो बातें कर रहा है, उधर रुक गया था। हिम्मत है सर लोगों की यार, रोज पढ़ने आ जाते हैं, यकीन मानो। इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, इम्पॉसिबल दुनिया में, पढ़ाई के हवाले से इंतहाई अनकंडीसिव दुनिया है, और मैं अभी आके तंग करता हूँ। हालांकि बुके होना चाहिए मेरे हाथ में हर एक के लिए, कम से कम थैंक्स तो बनता है इनमें। तो याद करो ना, आज कम से कम ये तो होना चाहिए थैंक यू, बल्कि कह देता हूँ शायद फॉर्मेलिटी लिख के नहीं होनी चाहिए, ये किसी दिल से होना चाहिए। कौन सा रोजा रखा हुआ? अभी इफ्तारी करवाना चाह रहा हूँ? ये तो बात ही पलट गई। अगर डेफिनेट टैक्स एसेट बन गया सर तो डबल एंट्री हो जाए सर आज। ये किस दिन एसेट बन रहा है सर?
एसेट कब बनता है? जब बेनिफिट मिल गया हो या मिलना हो, तो एसेट डेबिट एक्सपेंस। क्या टैक्स सेविंग रिजल्ट इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट? एनी कंफ्यूजन सर? फाइन। तो यहां से ऑनवर्ड्स अब क्या भी देखा करेंगे, अगर किसी साल में टैक्स लॉस आ गया तो करंट टैक्स हो गया खत्म, फिर क्या जहन में आ जाएगा? अब ये लॉस की अमाउंट है, इस पे कोई एसेट बनाना, ठीक है? तो लॉस पे एसेट कैसे बनता है? नहीं इस तरह नहीं, मतलब किससे रेट मल्टी, जिससे दिल करे रेट मल्टीप्लाई कर, सेल उठाए रेट लगा दे, नहीं यार रेट मल्टीप्लाई कर। क्या लॉस इज एन एसेट या लॉस इनटू रेट इज एन एसेट? तो ये याद रखना प्लीज, लॉस से रेट मल्टीप्लाई हो एसेट की मौका है। चले इधर ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ा के अब आने उसी ईयर में जिस ईयर की पहले पर करंट टैक्स की वर्किंग की, तो डेफर्ड टैक्स एज ऑन 30th June 2021, deferred tax as on 30th June 2021. तो मीन्स से जब भी कोई ईयर एंड अब आएगा तो हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के डिफरेंस से टेम्परेरी डिफरेंसेस भी निकाला करेंगे, और उसका एक डेफर्ड टैक्स होगा, डिडक्टेबल या टैक्सेबल जो भी होगा। और इन एडिशन टू दैट भी हमारे जहन में क्या आना चाहिए कि कहीं कोई लॉस मौजूद तो नहीं है, तो उसको भी शामिल करके फाइनली कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी की नेट अमाउंट हो चाहिए। क्या किसी एक बैलेंस शीट डेट के एंड पे एसेट और लायबिलिटी दोनों हो सकते हैं? हो तो सकते हैं, लेकिन फाइनली क्या करेंगे, उनका एक नेट इफेक्ट लेंगे। ठीक हो गया? देन सर ये आ रही है जरा 30 जून 2021 और करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखना, जो करंट टैक्स से भी आपने वर्किंग करवाई, प्लीज देख लें यार, मेरे वर्ड सुने गौर से। कौन सी वर्किंग सामने? इस साल के 2021। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ unused tax loss carry forward as on 30th June 2021? What is the amount of unused tax loss as on 30th June 2020? 2020? अरे भाई बात कर रहे कम से कम उसका ये नहीं बोल लेते, वो 5 लाख कब अनयूज था? हाँ अब सजी बैलेंस शीट अप्रोच से वर्किंग होनी है। वंस अगेन मैंने क्लोजिंग निकालना है। What is the amount of unused tax loss as on 30th June 2021? Zero. Zero means क्या फ्यूचर में कोई टैक्स सेविंग होनी है? और अगर हो गई है तो उसका डेफर्ड टैक्स अब ताल्लुक नहीं, वो तो अलग इशू बन गया। क्या जो टैक्स सेविंग होनी थी वो हो गई है? So what is the amount of unused tax loss carry forward as on 30 June 2021? Zero. Therefore multiplied by 30%. What is the closing balance of deferred tax asset? Zero. What is zero? Closing balance of deferred tax asset. इस 2021 का कोई डेफर्ड टैक्स एसेट का लेजर बनवाएंगे जरा मुझे? अरे बनवा देंगे सर, ब्रॉड डाउन है कोई एसेट लायबिलिटी है 1.5 लाख कैरी डाउन जीरो। क्या फॉर द ईयर भी जीरो, क्लोजिंग जीरो। अब फाइनल क्या रह गया? क्या इस साल ओपनिंग से जीरो होने का मतलब एसेट का फायदा मिल गया है सर? और जब एक अमाउंट का फायदा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है सर? इस साल की कोई डबल एंट्री है या डबल एंट्री नहीं है? कितने से है बनाए स्टोर? जीरो कैसे हो गए? क्या सब कुछ एडजस्ट होना था हो गया है? अब वो यूज्ड है, वो अनयूज नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स किस पे बनना है? अनयूज्ड टैक्स लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होना है। तो एक एसेट कब तक एसेट रहेगा? जब तक उसका बेनिफिट ना मिल जाए। इस वक्त रिमेनिंग क्लास का टाइम तकरीबन 12 मिनट है,
तो ये टाइम लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है और इसे एसेट भी बनाया जा सकता है। इतना लंबा एसेट ना खुदा के लिए बना लें, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना लीजिएगा, मैक्सिमम सितंबर तक इसे एसेट रहने दें, इतना लंबा इसे एसेट ना बनाए खुदा के लिए। वो वैसे कुछ कर लेते हैं, इंपेयरमेंट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन ना, नॉन करंट एसेट ना बनाए इसे, इसे करंट ही बना लें काफी है, और करंट भी टू मच करंट बना लें। जी ओके सर। इफ सपोज, नेक्स्ट लाइन लिखें, if suppose, speed up होना सर, taxable profits in 2021 were 3 lakh instead of 7 lakh before adjustment of tax loss। अब मैं कुछ सिनेरियो रिमूव बना लिया, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं। में चले जाइएगा, ये लाइन लिखते हैं 2021 करंट टैक्स। मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट कितने अज्यूम किए थे, मैं एडजस्टमेंट ऑफ लॉस से पहले की बात कर रहा हूं, तो 7 लाख, और अब मैं 7 लाख की जगह सपोज क्या अज्यूम कर रहा हूं, बोर्ड पे देखें, करंट टैक्स की वर्किंग कहां से शुरू हुई, कहां एंड हुई। सपोज 2021 में प्रॉफिट तो आया, लेकिन कितना आया, 3 लाख। ये समझ आ रहा है प्लीज क्या कर रहा हूं, अब सिनेरियोज में चेंज कर रहा हूं। इसकी जगह क्या है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, पिछला साल कौन सा, कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ, 5 लाख। सारा सेटअप हो गया, कितना यूज हो गया, कितना अनयूज रह गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर, टैक्स लॉस। करंट टैक्स बता दें साल का, कुछ तो बताएं यार, कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। करंट टैक्स नहीं लो, ठीक है, स्पीड अप ऑन राइट फ्रेंड, एक छोटे से एग्जांपल और होना चाहिए। Noted, sir? Yes, sir. Deferred tax has on 30th June 2021। ये लगाना जरा, deferred tax on 30th June as on 30th June 2021। वर्ड सुनिएगा मेरे गौर से, what is the amount of unused tax loss, what is the amount of unused tax loss as on 30th June 2021। देखिए डेफर्ड टैक्स किस पे है, यूज्ड पे नहीं है, अनयूज्ड पे, और जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड होना।
So what is the amount of unused tax loss as on 30 June 2021 जो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? जी सर, पार्टिसिपेशन चाहिए सर, क्या फिक्र है सर? सर कितना है सर? क्या 2 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 30% अभी भी 60,000 एसेट है? देखिए कौन सा एसेट है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। क्या इतने से एसेट ने बढ़ना या कम होना है? बिल्कुल ये गलत है, पहले क्लोजिंग आया है। क्या अब क्लोजिंग 60 होना चाहिए? लास्ट ईयर क्लोजिंग कितना था? कितना क्लोजिंग था? 150 लास्ट ईयर, नहीं अब लास्ट ईयर 20 होना कह दीजिएगा, खुदा के लिए 0 और बेटा खुदा के लिए ऐसी होगी। लास्ट ईयर कुछ कह नहीं सकते, अनडिसाइडेड है बेटा, 150 था यार, तो 0 हो गया था। यार इन्हीं तरह करेंगे प्लीज। व्हाट इज द 60,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट? इस साल का डेफर्ड टैक्स एसेट का अकाउंट बनवाएं। किस साल से ब्रॉड डाउन उठा रहे हैं आप? 150 ये साथ ही नहीं प्लीज सब ओरिजिनल सिनेरियो में दोबारा सेकंड सिनेरियो बना दिया है। क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 60। कितने से एसेट कम हो रहा है? 90,000 को रिकंसाइल करवा सकते हैं मुझे कैसे? कितने लॉस का फायदा उठा लिया आपने? कितने लॉस का फायदा उठाया आपने? 3 लाख के लॉस का फायदा उठाया आपने, तो 3 लाख इंटू 30%, तो क्या 90,000 की अमाउंट का फायदा उठा लिया है? क्या एंट्री बनी साल? एसेट एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से? 90,000 से। क्या ये भी हो सकता है कि सारा का सारा लॉस सेट ऑफ ना हो? तो जितना फिर फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनयूज्ड बच जाएगा, उसमें फिर आप क्लोजिंग एसेट निकाल लेंगे और फिर फॉर द ईयर की अमाउंट तक पहुंचे। तो प्लीज पहले क्लोजिंग आ रहा है फिर फॉर द ईयर आ, नहीं समझ आई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? अच्छा कुछ जुबानी जरा ट्राई करेंगे। लेट्स से पिछले साल 5 लाख लॉस है तो 1.5 लाख एसेट बन गया, अगले साल फर्स्ट करें 3 लाख टैक्स लॉस फिर आ जाए, तो सवाल क्या उठेगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ unused tax loss which can be carry forward to the next year? अब 8 लाख हो जाना, फिर लॉस आ गया, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 8 लाख इंटू रेट से क्लोजिंग आएगा, तो ढूंढा क्या करना हमने? बस वर्ड फाइनल कर ले, ढूंढा क्या करना? अनयूज्ड टैक्स लॉस। अनयूज्ड से मुराद इसने अभी फ्यूचर में एडजस्ट होना, तो ये भी हो सकता है कुछ यूज हो गया और कुछ रिमेनिंग रह गया, और ये भी हो सकता है कि कुछ फर्दर अनयूज्ड अराइज हो गया, तो फिर वो पुराने अनयूज में प्लस होके टोटल अनयूज बन जाए। चलें इंशाल्लाह कल क्वेश्चन करेंगे, आज एक नया सवाल क्यों मैं नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढे, 6 ढूंढना, गैलेक्सी इंटरनेशनल क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 93, इससे सारा हो जाना, इसका खतरा इसमें सारा हो जाना। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 8 वो होना चाहिए जैसे मुझे टाइम मिले तो मैंने उस तरफ आ जाना। अल्लाह हाफ़िज़। पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 6 गैलेक्सी इंटरनेशनल। अल्लाह हाफ़िज़।